तो अभी तक है ना, लास्ट के 2022 के पेपर में 2 दिन डिस्कशन हुआ है ना, तो 2 दिन में हमने 43 तक डिस्कस किया था। तो 43 तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, है ना। 1 to 43 डिस्कस किया ना अभी तक, लास्ट के जो 2 क्लास हुए हैं 2022 गेट के पेपर का। सो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है 44 में, 44 कह रहा है कि आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना। ये है कि 2 स्टेटमेंट्स किए हैं, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ से आपको देख के समझ आ रहा होगा कि x जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज लाप्लास 0,1 है ना, 1/2 b की पावर x माइनस म्यू अपॉन बी। तो म्यू 0 है, बी 1 है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट IID random variable x1 x2 such that x and x1 minus x2 has same distribution। तो आप सोचिए ऐसा कोई x1 x2 रैंडम वेरिएबल है जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग जानते होंगे थ्योरम, है ना, कि x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 1 होगा। तो उस केस में x1 माइनस x2 लाप्लास 0 1 होगा, है ना, ये थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है ये स्टेटमेंट को ट्रू कह रहा है कि व्हेन x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल 1 देन x1 माइनस x2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास 0 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ये लाप्लास 0 1 है और x1 माइनस x2 लाप्लास 0 1 होगा। सिंपल थ्योरम है। लाप्लास ही डबल एक्सपोनेंशियल है तो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो। दूसरा क्या है कि लेट अ रैंडम वेरिएबल y हैव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, y यहाँ पे है यूनिफॉर्म -2 से 2, है ना। अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट IID रैंडम वेरिएबल y1 y2 सच दैट y एंड y1 y2 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है क्या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है y1 y2 जिसमें y1 माइनस y2 जो है यूनिफॉर्म -2 2 हो जाए। तो ये जो y1 माइनस y2 है यूनिफॉर्म -2, 2 हो जाए। क्या ऐसा कोई y1 y2 है, ये आपको सोचना है कि y1 y2 कोई दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है, मतलब y1 y2 दो रैंडम वेरिएबल IID है। सो 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -2 एंड 2 हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है। तो आपको पता है कि कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इफ एंड ओनली इफ दे विल हैव कॉमन MGF, है ना। तो MGF से ट्राई करके देखते हैं। तो अगर आप y का MGF लिखेंगे तो क्या होगा, e की पावर 2t माइनस e की पावर -2t अपॉन t टाइम b माइनस a। तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो e की पावर 2t माइनस e की पावर -2t अपॉन 4t। ये तो आपका हो गया यूनिफॉर्म -2 और 2 का MGF। अब अगर हम बात करें y1 y2 IID है, इसने कहा है कि क्या कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल होगा जो IID हो, है ना। IID कुछ PDF होगा समथिंग, और डिफरेंस उसका यूनिफॉर्म -2 2 हो जाए। ये सोच रहा है कि क्या ऐसा कोई टू डिफरेंट रैंडम, मतलब 2 रैंडम वेरिएबल्स है y1 y2 जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -2 और 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं y1 माइनस y2 का MGF लिखता हूँ, तो उसको ब्रेक करेंगे आप तो हो जाएगा my1t इंटू my2 माइनस टी, है ना। यही आएगा ब्रेक हो गए। अगर आप इसको ओपन करेंगे डेफिनेशन से तो क्या होगा, e एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t इंटू y1 माइनस y2, उसको ब्रेक कर लो, y1 y2 IID है तो और ब्रेक करो। तो यहाँ पे ये है y1t और y2 माइनस टी है यहाँ पे, और y1 y2 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि e ऑफ y1 t इंटू m ऑफ
y1 माइनस टी, ऐसा है, विजिबल है ना आप लोगों को? सो अब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं इक्वल होगा इसके। तो क्या हम इस वाले को ऐसा लिख पाएंगे? कहने का मतलब उस mgf को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ टी इंटू सम फंक्शन ऑफ माइनस टी। देखिए, क्योंकि दोनों सेमी फंक्शन तो है, बस यहाँ टी है यहाँ माइनस टी है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या लिख पाएंगे, उसको ब्रेक करके देखिए क्या ऐसा हो पाएगा? क्या उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से कि एक फंक्शन ऑफ टी हो, एक फंक्शन ऑफ माइनस टी हो, सेम फंक्शन हो, बस टी और माइनस टी का डिफरेंस मतलब वो रहे। और ये mgf है, ऐसा हो कि ना दो mgf ही अलग अलग है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, कैन वी राइट दिस एज दिस, सम फंक्शन ऑफ दिस। तो उसको आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और इंटू में ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि माइनस रख देंगे तो डिफरेंस होगा, तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे ना। अगर हम लिखेंगे भी इसको ब्रेक करेंगे भी तो ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, और अपॉन में नीचे है 4t। तो 4t को आप 2t इंटू 2t लिख सकते हो चाहो तो। तो अगर ऐसा होता तो इसका mgf सेम होता। अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, तो इसका mgf सेम होना चाहिए। तो ऐसा कोई फंक्शन अगर आप ये ढूंढ पाएंगे तो ट्रू है, नहीं ढूंढ पाएंगे तो फॉल्स है। देखो तो मुझे लग रहा है बी वाला फॉल्स होगा, है ना? तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा। फर्स्ट वाला ट्रू होगा बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई दो आईआईडी रैंडम वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस यूनिफॉर्म -2 हो जाए, है ना? देख लो आंसर की, देख लेना, ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो कहने का मतलब कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो ओनली वन, है ना? सो ए ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है कि सपोज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन हाफ। तो मीन हाफ मतलब रेट 2। तो यहाँ से ये आ गया कि x1 x2 xn दे आर आईआईडी एक्सपोनेंशियल विथ रेट 2। द नोटेशन IO डिनोट्स इन्फिनाइटली ऑफन, है ना? सो लिमिट सुपीरियर के टर्म में आता है ये, लिमिट इन्फीरियर सुपीरियर। देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमें देन विच ऑफ द फॉलोइंग x1 x2 xn आईआईडी एक्सपोनेंशियल 2। तो ये सिंपल इन्फिनाइटली ऑफन जनरली आप देखोगे तो एक थ्योरम हम लोग पढ़ा है, हम लोगों ने, क्या, बोरेल कैंटली लेमा। तो बोरेल कैंटली लेमा अगर आप लगाओगे तो ये थ्योरम इजीली हो जाएगा। सो बोरेल कैंटली लेमा क्या कहता है, इन सब में ये मोर देन लेस देन है। सो कोई बताओ, किसी को याद है बोरेल कैंटली लेमा का स्टेटमेंट क्या कहता है? इसमें ये था कि मान लो इवेंट्स मेरे पास है A1 A2 एंड सो ऑन, दे आर, ये इवेंट्स हैं फ्रॉम अ सेम, है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरह से है। और ऐसा हो रहा है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर ये कन्वर्जेंट है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ an इन्फिनाइटली ऑफन, है ना, इन्फिनाइटली ऑफन, ये जो होगा कन्वर्जेंट कितना होगा जी, 0। एंड दूसरा वाला पार्ट में
सीरीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट अभी मैं बोल देता हूँ स्पेशल केस में। हालांकि एक ही में इंडिपेंडेंट चाहिए होता है। अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज है, सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इनफाइनाइटली ऑफन दिस इज 1। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि मेनली ये इवेंट आपका ए एन है, तो आपको इवेंट ए एन की मतलब दोनों पार्ट में आपको ये चेक करना है। अगर ये चेक कर लेंगे कि ये सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो इससे डिसाइड हो जाएगा कि 0 आना है या 1 आना है। ठीक है, तो 1 कब आ सकती है, आपको ध्यान रखना है 1 कब आएगी। तो 1 तो तभी आ सकती है जब ये सीरीज डाइवर्जेंट हो। तो आपको बस ये चेक करना है इन चारों ऑप्शन में कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्स एन मोर देन एप्सिलॉन बाई 2 लॉग एन, यही है, ये ए एन इवेंट है, दिस इज ए एन। ये जो ऑप्शंस लिखे हैं आप ये समझिए ऑप्शंस लाइक दिस, ए एन इनफाइनाइटली ऑफन इज 1, चारों ऑप्शन ऐसा है। तो ए एन आपको ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट चेक कि विच ए एन विल इम्प्लाई दिस। पहला ऑप्शन अगर मुझे चेक करना है तो मुझे ये चेक करना होगा कि n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन, है ना, इफ दिस इज डाइवर्जेंट, मतलब ये प्लस इंफिनिटी हो जाए तो निकालो, ये चेक कर लो, सिंपल है। एक्सन आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल 2 है ऑलरेडी। सो लगा लो इसको, हो गया है ना। तो यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, एक्सन एक्सपोनेंशियल 2 है तो एक्सन मोर देन समथिंग, तो आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है तो कैपिटल एक्स मोर देन स्मॉल एक्स की प्रोबेबिलिटी होगी ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स। तो ये जो आएगी, मैं एक पार्ट कर देता हूँ ये वाला, तो ये आएगी ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा ऑलरेडी 2 है क्योंकि मीन 1 बाई लैम्बडा है, तो लैम्बडा 2 है और एक्स की जगह ये नंबर है एप्सिलॉन बाई 2 एल एन एन, यही है जी। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। तो ये 2 2 कट गया, तो ये बचेगा समेसन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एप्सिलॉन एल एन एन। अब ये एप्सिलॉन ऊपर ले जाओ, माइनस भी ऊपर ले जाओ तो लॉग एप्सिलॉन कट जाएगा, तो ये बचेगा सीरीज, है ना, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो ये 1 बाई एन। फिर कहने का मतलब ये है कि फाइनली ये बन के आना है एन की पावर एप्सिलॉन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं इस सीरीज के बारे में आप लोग, यहाँ देखिए ध्यान रखिए एप्सिलॉन को इन्होंने एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसे रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। डाइवर्जेंट होगा ना, तो ये कब डाइवर्जेंट होगा, किस एप्सिलॉन के लिए, 0 से 1 पे, 0 से 1 पे है। सो दिस इज डाइवर्जेंट, है ना, जब एप्सिलॉन लेस देन 1 है, यही कहता है ना थ्योरम, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए। और कन्वर्जेंट है कब, एप्सिलॉन मोर देन ग्रेटर 1 देन। के लिए। तो देखो अब ये ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ये और ये तो सेम ही है, ए और सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है अदर देन दिस, यही डिफरेंस है ना, बाकी तो सेम ही है सब कुछ। तो अब सोचो आप, ये ए एन इवेंट तो सेम ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इज 1, तो किस केस में 1 होगा, डाइवर्जेंट तो, है ना, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो रहा है 0 से 1 वाले केस के लिए, तो इसके लिए ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, देख लीजिए क्यों फॉल्स है, क्योंकि मोर देन एप्सिलॉन के लिए ये कन्वर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसने कहा है 1 होगी, तो इसलिए फॉल्स है। सिमिलरली आप सिमिलर वर्क करो इसके लिए और देखो क्या आता है, तो क्या डिफरेंस आएगा, मोर देन था, अब लेस देन है, लेस देन में क्या होगा, 1 माइनस बस लग जाएगा नहीं, 1 माइनस तो 1 माइनस 1 माइनस, तो 1 माइनस लगाने से क्या डिफरेंस आएगा, कन्वर्जेंट होगा डाइवर्जेंट होगा, चेक करके बताओ। सर डाइवर्जेंट हो। तो अलग अलग है ना, इसमें एक में तो बनेगा अगर जब एप्सिलॉन मोर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो इन्फिनिटी माइनस अभी तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो डी वाला ट्रू हो जाएगा, मोर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट रहेगा ना। अब देखो मैं दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ 1 माइनस आएगा ना लेस देन में, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ 1 माइनस। अब इसके बारे में सोचना है आपको कि क्या होगा,
तो अगर एप्साइलॉन मोर देन 1 है तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस सम फर्स्ट में इन्फिनिटी आ जाएगी, तो मोर देन 1 के लिए इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये तो ट्रू है। अब बचा बी की बात। एप्साइलॉन अगर 0 से 1 के बीच है, मान लो जैसे रूट एन है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट एन, तो इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या होगा, रूट एन माइनस 1 अपॉन एन। और इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तभी डाइवर्जेंट होगा। मैं बोल रहा हूँ मान लो अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए कि एप्सिलॉन हाफ है 1/2 है, तो रूट एन माइनस 1 अपॉन रूट एन, इसकी सीरीज क्या होगी। अच्छा ये तो 1 पे चली जाएगी ना दोनों केस में, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है, तो ए एन की लिमिट 0 होनी चाहिए, ए एन की लिमिट 0 नहीं है तो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे ए एन जो है उसकी लिमिट क्या है 0 नहीं है, तो ये तो डाइवर्जेंट ही होना है, चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, तो ये डाइवर्जेंट ही होना है, तो डाइवर्जेंट होना है तो सम 1 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। देख लो भाई, किसी को डाउट है पूछो। इसमें जो यूज़ किया हमने बोरेल कैंटली लेमा, जिन लोगों को नहीं याद है आप पढ़िए बोरेल कैंटली लेमा, एंड देन है ना यू जस्ट गो थ्रू बोरेल कैंटली लेमा एंड देन आपको पता चल जाएगा। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है ना। सो बोरेल कैंटली लेमा लगाओ, इससे आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि है ना, पहले 3 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अभी पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं। तो यू हैव गिवन अ पीएमएफ, ठीक है ना, ये पीएमएफ आपको गिवन है, तो आप इसका अगर सीडीएफ लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हमें कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। तो अगर आप इसका सीडीएफ लिखते हैं तो यू विल हैव 0 व्हेन x लेस देन 0, n upon n plus 1 when x is more than equal to 0 less than n, 1 when x is more than equal to n। ठीक है जी, देख लीजिए। तो ये तो हो गया आपका CDF ऑफ दैट एक्स एन रैंडम वेरिएबल। अब जैसे ये बात कर रहा है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एन डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स यहाँ इन्होंने डीजेनरेट ले रखा है ना, सो एक्स इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0, सो डीजेनरेट एट 0, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन एट एक्स इज एफ एक्स एट एक्स, है ना, फॉर ऑल द पॉइंट वेयर एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो ठीक है, देखिए इसमें आप लिमिट लगा लीजिए, जब आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो आपको मिलेगा ये 0 है ही, ये 1 हो जाएगा, ये 1 ही है, तो 0 1 1 व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 1, यही है। सो मोर देन इक्वल टू मतलब ये डीजेनरेट पे कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये ट्रू है, तो पहला तो ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और आपको यहाँ से ये समझ आया कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, क्योंकि ये जो CDF है ना डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल एट 0 पे है, सो इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, सो यहाँ से आ जाएगा एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ई ऑफ एक्स एन, तो ये तो इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है, क्योंकि तो ये भी ट्रू होगा। हाँ तो एक्स ग्रेटर है तो ट्रू होगा, हाँ जो एफ एक्स एन का जो लिमिट है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, एक्स ग्रेटर है तो अच्छा यहाँ लिखने में गलती हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ 0 ही था, लेस देन 0 मोर देन 0, तो ये मैंने लिखने में गलती किया है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 पे जा रहा है, और ई ऑफ एक्स एन की लिमिट ई एक्स होगी, तो यहाँ से ई एक्स एन निकाल लीजिए। सो यहाँ से जब आप ई एक्स एन फाइंड करेंगे तो 0 इंटू दिस एन इंटू दिस, तो ये आएगा एन इन, और जिसकी लिमिट क्या होगी 1 हो जाएगी, और इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी 0 होगी, इक्वल तो नहीं है, तो ये तो 1 है और ये 0 है, सेम तो नहीं है ना, क्योंकि है ना, मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1 आ रही है, और वो कह रहा है कि ई एक्स पे जाएगी 0 पे जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है, इसकी लिमिट 1 है एक्चुअली, तो 0 नहीं है, ये गलत है ना, ये ट्रू है, ट्रू है। अब बचता है लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट जो कह रहा है कि
तो ये एक थ्योरम है ना। हमने अब ये देखा कि एक्स एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जीरो, एक्स एन कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू जीरो, ई एक्स एन कन्वर्जेज, ये नंबर है, दैट कन्वर्जेज टू वन, और जबकि ई एक्स हमारा जीरो था इसलिए फॉल्स था। अब क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्स एन सच दैट एक्स एन के कन्वर्जेज, एक्स एन के कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो। ठीक है ना। तो क्योंकि आप जानते हैं कि दिस विल नॉट इम्प्लाई एक्स एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, क्योंकि ये इम्प्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक थ्योरम है, मैंने क्लास में लिखाया है, आप देखेंगे कि अगर एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी जीरो, तो एक ऐसा सब्सिक्वेंस होगा एक्स एन का दैट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, है ना। ये थ्योरम था। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है इसलिए ट्रू है। एम कोई 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है। अच्छा, सो एन कोई 3x3 की मैट्रिक्स है जहां पे ऐसा हो रहा है एम एन प्लस एन ट्रांसपोज एम इज 3i। ओके, ठीक है ना। तो एम एन प्लस एन ट्रांसपोज एम 3i है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ एन। तो सिंपल ये जो इक्वेशन है ना, तो एम एन के लिए जॉइंट इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली आइगन वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए ये इक्वेशन है ना हमारे पास। अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या बनेगा? अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, और यहाँ लिखेंगे एम ट्रांसपोज एन इज इक्वल टू 3i। अच्छा, मैं बस ट्रांसपोज लिया अभी, और मेरे पास ये पहले से, इसको मैं पहले लिखता हूँ, जो पहले से है एन ट्रांसपोज एम प्लस एम एन इज 3i। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे एन ट्रांसपोज कॉमन आएगा। अच्छा, तो अगर इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड करें तो क्या होगा? एन ट्रांसपोज बाहर रखेंगे, सो एम प्लस एम ट्रांसपोज, और यहाँ अगर ऐड करेंगे सो वही एम ट्रांसपोज प्लस एम, या वही एम प्लस एम ट्रांसपोज इंटू एन बराबर कितना होगा? 6i। लेकिन ऐसा कर क्यों रहा हूँ, है ना। सो एम प्लस एम ट्रांसपोज इंटू एन प्लस एन ट्रांसपोज इज 6i। इससे क्या समझ आ रहा है आपको? सो ऐसे खुद ही एम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ओह, तो पहले से ही मुझे पता है कि एम सिमेट्रिक है और एन सिमेट्रिक ना, एम तो सिमेट्रिक है ही, तो एम ट्रांसपोज एम है, तो ये हो गया 2m और एन प्लस एन ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6i, यही ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? हाँ, एम चूंकि सिमेट्रिक है और इसकी आइगन वैल्यू क्या बोलते हैं, नॉन जीरो है, तो इन्वर्टिबल है, तो एम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। सो और आगे अगर जाना चाहो तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? देखिए, यहाँ से आपको ये समझ आया कि n प्लस एन ट्रांसपोज जो होगा और 2 कैंसिल करेगा 6i को, तो 3i, और m जब उधर जाएगा तो m इनवर्स। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 3 इंटू एम इनवर्स। सो ये आ गया n प्लस एन ट्रांसपोज। m की आइगन वैल्यूज क्या क्या थी? 1 2 3, तो m इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 1/2 1/3, इन्वर्टिबल है। अब तो यहाँ से n प्लस एन ट्रांसपोज, आपको पता है कि n और n ट्रांसपोज दोनों की सेम आइगन वैल्यू होगी। तो अगर मैं बोलूँ कि जैसे लैम्बडा है, तो 3m इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या क्या होगी? 3 3/2 और 1, यही है। तो इसकी आइगन वैल्यू, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा, अगर इसकी आइगन वैल्यू लैम्बडा तो इसकी भी लैम्बडा ही होगी। तो ये क्या क्या हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी है इसकी आइगन वैल्यूज की, इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3, दूसरी पॉसिबिलिटी 3/2, तीसरी 1, तो इससे 2 लैम्बडा
या तो 3 है या 3/2 है या 1 है। तो लैम्बडा या तो 3/2 है या 3/4 है या 1/2 है। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू है n के आइगन वैल्यूज की। तो कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो 1/4 नहीं हो सकता, यही ना। बाकी तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। देखो है ना, 1/2 और 3/4 तो पॉसिबल है ना। सो ए एंड डी इज नॉट पॉसिबल। चेक कर लो भाई। वो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते थे ना। हाँ हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब सीधा सीधा यहाँ पे पुट करोगे तब भी काम हो जाएगा आपका। एक बार क्या करो, m की जगह 1 रखो, है ना। तो इतना जो मैंने कैलकुलेशन किया इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस रिड्यूस कर लिया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि n की आइगन वैल्यू क्या क्या है। और नहीं तो इतना आप नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। एक बार m की जगह 1 रखो, तो m की जगह 1, तो क्या बनेगा, 1 रखोगे, लैम्बडा प्लस लैम्बडा 1 हो जाएगा बराबर 3। तो यहाँ से लैम्बडा आ गया 3/2। एक बार इसमें तो हमने क्या किया, m की आइगन वैल्यू 1 लिया, है ना, तो 1 के लिए। दूसरा फिर m की जगह 2 रखो, तो 2 लैम्बडा बराबर 3। तो यहाँ से भी लैम्बडा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 4, 3/4 ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप m की जगह 3 रखते, 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा बराबर 3, तो यहाँ से लैम्बडा बराबर 1 आएगी, 1/2 आएगी। सो ये पॉसिबल आई, वही आई जो मैंने निकाला था इतना लंबा, है ना, कैलकुलेशन करके, तब भी बात बराबर है। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया। तो ये पॉसिबल आइगन वैल्यूज है n की। m की आइगन वैल्यू दे ही रखा था, तो m की जगह m की आइगन वैल्यू रखा और n के प्लेस पे लैम्बडा रखा, तो लैम्बडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ n। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्बडा की पॉसिबल वैल्यू, ये 3 पॉसिबिलिटी है, 3/2, 3/4, 1/2। तो क्या उसमें कह रहा है कौन सा नहीं हो सकती है, तो ये नहीं हो सकती है और ये नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उससे आ गया। यहाँ पे देखिए ये ऑर्थोगोनलाइज वो है ना, वो क्या पढ़ा था हमने, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, उसका है। सो m कोई 3x2 की एक रियल मैट्रिक्स है हैविंग अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन एज m दे रखा है USV ट्रांसपोज, यही है। तो m है आपके पास USV ट्रांसपोज, s आपको दे रखा है एंड u एंड v है ऐसा। सो देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है ये पूछ रहा है। बताइए। तो रैंक ऑफ m इज 1। तो चूंकि u और v ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, तो इसका रैंक कितना है, s का रैंक कितना है, जो s का रैंक होगा वही m का रैंक होगा। तो s का रैंक तो 2 है ना, ये चीज है। क्यों, क्योंकि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं तो उसमें क्या होगा, उसका रैंक तो 2 ही होगा। मतलब अगर वो कितने क्रॉस कितने का है, u 3x3 का है, फुल रैंक होगा, कहने का मतलब जो v का रैंक 2 होगा। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू 0 तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फुल रैंक मैट्रिक्स है। और फुल रैंक मैट्रिक्स अपने साथ वाले मैट्रिक्स का रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो तो जो s का रैंक है वही m का रैंक होगा, तो m का रैंक 2 होगा, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही ट्रेस ऑफ m ट्रांसपोज m, तो निकाल लो m ट्रांसपोज m। m यहाँ से पता ही है, और m ट्रांसपोज निकालोगे तो v ट्रांसपोज, जो कि v है ना, s ट्रांसपोज और u ट्रांसपोज, यही ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लो m ट्रांसपोज, तो ये जस्ट कैलकुलेशन है। m ट्रांसपोज m निकालो क्या होगा, तो m ट्रांसपोज ये है v s ट्रांसपोज u ट्रांसपोज u s v ट्रांसपोज, तो ये तो ऑर्थोगोनल है, i हो गया। तो यहाँ से फाइनली जो m ट्रांसपोज m है वो बचा हमारे पास v s ट्रांसपोज s v ट्रांसपोज, तो ये है ना, ये भी वही आ गया। तो s ट्रांसपोज s का जो ट्रेस होगा वही इसका ट्रेस होगा जी, देखो। तो क्योंकि ये तो इनवर्स ही है ना, v ट्रांसपोज इज v इनवर्स, क्योंकि आप जानते हो ऑर्थोगोनलाइजेशन, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये v ट्रांसपोज v इनवर्स। इनफैक्ट यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो m ट्रांसपोज m मैट्रिक्स है ना,
वो डायगोनलाइजेबल है। क्यों है? क्योंकि है ना, यहाँ से m ट्रांसपोज m जो है, ये जो भी है सिमिलर है, और डायगोनल छोड़ दो, सिमिलर है। तो यहाँ से v s ट्रांसपोज s v इनवर्स, क्योंकि और तो m ट्रांसपोज m इज सिमिलर टू s ट्रांसपोज s। अगर आपको याद हो सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कि a and b are said to be similar if and only if there is a non singular matrix p such that p inverse ap is equal to b। ठीक है ना? सो जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर होता है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि m ट्रांसपोज m और s ट्रांसपोज s सिमिलर मैट्रिक्स है, और सिमिलर है तो उसके ट्रेस भी इक्वल होंगे। तो s आपको यहाँ से पता ही है, तो आप s ट्रांसपोज s निकालो, उसका ट्रेस निकालो, जो s ट्रांसपोज s का ट्रेस होगा वही m ट्रांसपोज m का ट्रेस होगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा। लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज 1। तो पहले तो ये मैट्रिक्स निकालो, यहाँ तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ, है ना, यहाँ तक पहुंच चुका हूँ ना ये। अब इसका इन्वर्स m ट्रांसपोज m तो मैंने निकाल रखा है, अब उसका इन्वर्स लेना है तो इन्वर्स ले लो। सो यहाँ विजिबल होगा। सो m ट्रांसपोज m का इन्वर्स ले लो, तो इन्वर्स जब लोगे तो बचेगा v s इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर v इनवर्स। ये तो आ गया तुम्हारा m ट्रांसपोज m का इनवर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करना है m ट्रांसपोज से, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो इस वाले चीज को बस m ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। m ट्रांसपोज ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v s ट्रांसपोज v ट्रांसपोज, यही ना। तो यहाँ से ये तो i हो गया तो गायब हो जाएगा, तो बचा क्या? और s, देखो यहाँ पे s इनवर्स का ट्रांसपोज है, लेकिन एक मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ ना, क्योंकि s तो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो मुझे पूरे का ही इन्वर्स लगाना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग इन्वर्स लिखने के बजाय मुझे इस पूरे का जो था ना हमारे पास, क्या था, s ट्रांसपोज s, इस पूरे का ही इन्वर्स लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्योंकि वैसा तो है नहीं कि s अकेला इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो s तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन s ट्रांसपोज s स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो s ट्रांसपोज s का इन्वर्स लिखना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ लिखा था ना, मैं आगे लिख देता हूँ यहाँ पे सही करके। तो अभी के लिए क्या है मेरे पास, v s ट्रांसपोज s का इन्वर्स, और इनटू में हमारे पास है s ट्रांसपोज इनटू v इनवर्स, जो कि v ट्रांसपोज v इनवर्स ही है, वही बात, v ट्रांसपोज या v, ये बना हमारे पास। तो ये मैं साथ में m ट्रांसपोज मल्टीप्लाई भी कर दिया। तुम एक एक करके खुद से कैलकुलेशन करो तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ तक ठीक है, कहने का मतलब ये मैट्रिक्स अगेन सिमिलर है इस मैट्रिक्स के, यही हो गया ना, कि ये जो मैट्रिक्स है इसके। अब पूछ रहा है लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू ऑफ दिस इज 1, तो ये मैट्रिक्स निकाल लो, s ट्रांसपोज s निकालो, उसका इन्वर्स करो, s ट्रांसपोज करो। तो मुझे लग रहा है ये तो सिंप्लीफाई होके तो इसका सिंगुलर वैल्यू निकाल लो। सिंगुलर वैल्यू पता ना क्या होता है? लार्जेस्ट सिंगुलर वैल्यू। ये कहीं ना कहीं एम इनवर्स के, एम इनवर्स तो ठीक है ना। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करो क्या मैट्रिक्स आता है, और उसमें देखो उसकी सिंगुलर वैल्यू क्या आएगी। ए की सिंगुलर वैल्यू कैसे निकालते हैं? ए ट्रांसपोज ए, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, फिर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो उससे आएगा। फिर कह रहा है नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स एम इज 1, तो फिर रैंक निकाला था हमने, मैट्रिक्स का रैंक एम का क्या है, 2 है, और एस का ऑर्डर क्या है, या एम का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ था 3x3, 3x2, और फिर 2x2, 3x2 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो रैंक अगर 2 है तो नलिटी 1 होगी। तो ये कह रहा है नलिटी 1 है, तो ये भी सही है, तो ये सही है। बाकी ये निकाल के देखो, ये दोनों खुद कैलकुलेशन करना है, इसमें लिख के देखो, कैलकुलेशन करो, और नहीं आ रहा फिर पूछो। ठीक है, तो इसको ठीक से यहाँ लिखना, यहाँ लिखने में पहले गलती किया थोड़ा सा मैंने। सो इसको कैलकुलेशन करो और फिर चेक करो क्या आएगा। ट्रेस निकालना है आपको, तो एम ट्रांसपोज एम निकाला, तो उसके लिए मैंने कहा था कि एम ट्रांसपोज एम में ये मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एस ट्रांसपोज एस की, है ना। फिर वापस यहाँ एस ट्रांसपोज एस इनवर्स इनटू एस ट्रांसपोज करो, फिर निकालो उसका सिंगुलर वैल्यू जो भी निकालने हैं। थोड़े कैलकुलेशन है इसमें।
यहाँ पे जो है करेक्टरिस्टिक पता नहीं, तब ये 2022 का पेपर है ना, 22 में हो सकता है रहा होगा, 23-24 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है इस पे करेक्टरिस्टिक फंक्शन पे, लेकिन देख लो फिर भी, क्योंकि सिलेबस में भी ऐसे एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है करेक्टरिस्टिक फंक्शन, सिलेबस में एमजीएफ तो लिखा है, लेकिन ये फिर भी देखो क्या कह रहा है कि x बी अ रैंडम वेरिएबल सच दैट ax अपॉन 2 पाई बिलोंग्स टू z इज 1। तो कहना ये चाह रहा है कि जो रैंडम वेरिएबल ax अपॉन 2 पाई है उसका सपोर्ट इंटीजर है, इसीलिए मतलब ये जो ax अपॉन 2 पाई है वो इंटीजर है, ax अपॉन 2 पाई ये इंटीजर वैल्यू लेती है, मान लो अभी के लिए n लेती है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 पाई n अपॉन a, है ना, जहाँ पे n कोई इंटीजर है, कहना मतलब x का ये सपोर्ट है, ये कहना चाह रहा है। अब फाई एक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो फाई एक्स ए, तो डेफिनेशन लगा लो सिंपल, फाई एक्स ए का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से ही हो जाएगा, हम लोग करेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं, फाई एक्स टी क्या है, एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स, इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन कॉस ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला बताइए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो वो लगा लो, कॉस टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स, अब पुट करो जो भी कह रहा है, तो आपसे कह रहा है फाई एक्स ए 1 होगा, तो टी के जगह ए रखना है इसका मतलब, है ना, तो टी के जगह ए रख दो, तो फाई एक्स ए निकालो क्या आएगा, इसमें टी के जगह ए रखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस ए एक्स यही है प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और ए एक्स की यहाँ से वैल्यू क्या, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप तो ए एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी है 2 पाई n या 2n पाई, जहाँ n इंटीजर है, यही है ना, तो बताओ कॉस 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, तो कॉस 2n पाई तो 1 होगा और साइन 2n पाई 0, तो कहना मतलब 1 प्लस आयोटा 0 तो 1, तो ये तो ट्रू लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली फाई एक्स इज पेरियोडिक विथ पीरियड ए, चेक करो, तो कैसे चेक करते हैं पीरियोडिक फंक्शन, सिंपली आप ये चेक कर लो कि फाई एक्स टी प्लस ए इज इक्वल टू फाई एक्स टी, अगर इतना है तो इसका मतलब यस ऐसा है, तो आप बस ये वेरीफाई कर लो कि फाई एक्स टी प्लस ए इज इक्वल टू फाई एक्स टी, देन दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड ए, ये डेफिनेशन भी है, ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन है इसका, तो आप ये क्वांटिटी फाइंड कीजिए, यहाँ तक तो लिख ही रखा हूँ, इसको फाइंड करो, पुट करो, यहाँ से आ जाएगा इसके हेल्प से, तो आ जाएगा, यहाँ हम निकाल रखा ना हमने, तो ये निकाल ही रखा है, फाई एक्स ए निकाल रखा है ना, लेकिन हमें फाई एक्स टी निकाल रखा है यहाँ पे, ये है, तो एक बार टी की जगह रखो टी प्लस ए, और देखो क्या आ रहा है, टी प्लस ए करो टी के जगह पे, तो वही ए एक्स होगा, ए एक्स फिर से 2n पाई है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो इस लॉजिक से आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और ये तो थ्योरम ही है ना कि मॉड्यूलस ऑफ, लेकिन यहाँ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 लिया है, फॉर ऑल टी डिस्टिंक्ट देन ए, ओके, सो जैसे टी को हमने ए रखा था तो 1 आ गया था, बाकी के लिए क्या स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आएगा, तो ये तो हम लोग थ्योरम से जानते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है ना, तो ए अगर इन जनरल लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ए पे 1 था, तो ए के अलावा कुछ और भी पॉइंट रखेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, मान लो टी को अगर 2a रख दिया, तो टी को अगर हम लोग 2a रखते तो क्या होता है, यहाँ पे इस टी के जगह मैं 2a रखता हूँ, 2a, तो यहाँ 2ax होगा, यहाँ 2ax होगा, है ना, तो क्या आएगा, एक्स ए एक्स तो हमारे पास 2n पाई था, तो 4n पाई
cos 4n पाई तब भी 1 आना है, sin 4n पाई तब भी 1 आना है। तो लगा t फॉर ऑल t डिस्टिंक्ट देन a लिखा हुआ है, तो मैंने t को 2a ले लिया, मान लो जैसे ये कह रहा हूँ t को मैंने 2a ले लिया, तो क्या हो रहा है तब भी ये 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, तो उसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो 1 ही रहेगा, लेस देन 1 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, चेक कर लो। तो ये तो ट्रू था, ये भी ट्रू था, मुझे लग रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि टी को 2a रखा है तो भी इक्वल टू 1, फॉल्स क्यों है, इक्वलिटी नहीं लगा रखा है, अगर इक्वलिटी होता तो ट्रू होता है। एक बार चेक कर लेना आंसर तुम लोग की में क्या है। और ये डी जो है एक थ्योरम आता है इन्वर्जन फॉर्मूला, वो देखना उसके कुछ है, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। 0 to 2 पाई e की पावर आयोटा टी एन फाई एक्स टी डी टी इज पाई टाइम x इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन a, जहां n इंटीजर है, 2 पाई n अपॉन a, तो यहां तो हम लिख रहे हैं 2 पाई n अपॉन a, ये x है, तो x इज इक्वल टू x। तो इन्वर्जन फॉर्म पे है तो एग्जैक्टली फिट नहीं है, तुम इसके लिए तुम एक बार चेक कर लेना कि इन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, ये उस पर एग्जैक्टली फिट नहीं है, थोड़ा उसने कुछ इधर उधर किया है, एग्जैक्टली फॉर्म नहीं है। इन्वर्जन फॉर्मूला चेक करना, ये उसके फॉर्म पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये तो x है मान लो, तो x कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x है, जैसा हमने लिख रखा है उस तरह से, और यहाँ पे फाई एक्स टी है, और यहाँ आयोटा टी एन लिख रखा है, आई थिंक मुझे लगता है वहाँ पे आयोटा टी एक्स होगा, तो x के जगह पे 2 पाई n/a होना चाहिए, यहाँ पे मे बी e की पावर आयोटा टी एक्स होना चाहिए, x के वैल्यू यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं हम लोग 2 पाई n/a, इस तरह से कुछ होना चाहिए, तो ये उसमें फिट नहीं बैठेगा, ये कह रहा हूँ। तो एक बार तुम बुक से देख लेना इन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, और किसी भी बुक में देखो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जाके, तो उसमें फिट नहीं बैठेगा, इसलिए गलत है। बाकी आंसर की एक बार चेक कर लो क्या है, देख लेना। ये जो 50 नंबर है, which of the following real valued function is are uniformly continuous on this, क्लोज्ड 0 ओपन इन्फिनिटी पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता होगा कि, है ना, x1 माइनस x2 लेस देन, क्या लिखते हैं, डेल्टा इंप्लाइज fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, जो मैं बोला हूँ आगे, मतलब डेफिनेशन से जाओगे तो थोड़ा मुश्किल है ना, ये है इसका मतलब, x अगर बहुत क्लोज है ना तो फंक्शन को भी बहुत क्लोज होना होगा, कहना ये चाहता है कि जब डोमेन में बहुत टू x की वैल्यू चूज करो जो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी एक दूसरे के बहुत क्लोज होगी, है ना, ये चीज है। और क्लोज का मैथ में क्या डेफिनेशन है, नेबरहुड के थ्रू, कि x1 और x2 एक दूसरे के नेबरहुड में है, तो fx1 fx2 भी एक दूसरे के नेबरहुड में होगा, तो यहाँ डेल्टा नेबरहुड है, यहाँ एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन से क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होता है एंट्रेंस में, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं हमें। तो बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, इस तरह से कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो क्या होगा। फिर जैसे एंड है 0 पे, आई थिंक x साइन x तो अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना, ये फंक्शन ही अनबाउंडेड हो गया, तो ये तो नहीं होगा। साइन स्क्वायर फंक्शन चलेगा, है ना, जो साइन स्क्वायर फंक्शन है उसमें क्या होगा,
हाँ जी, कुछ समझ आया बताइए। मतलब ऐसे डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा, या तो आपको याद रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये बाउंडेड है और इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होगा, तो थ्योरम से ये तो हो जाएगा। दिस इज अ बाउंडेड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स, और इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा, 2 sin x cos x sin 2x, तो वही बाउंडेड है। तो फंक्शन है ना, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन उस डेरिवेटिव इज बाउंडेड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो थ्योरम से ये हो जाएगा। आई थिंक ये भी हो जाएगा, है ना। ये खुद बाउंडेड है और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू, सॉरी पहले साइन का डेरिवेटिव ना, सॉरी कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये भी बाउंडेड रहेगा, तो ये भी उस लॉजिक से हो जाएगा। यहां तक ठीक है। इन दोनों का डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो जाएगा, लेकिन वैसा थ्योरम इफ एंड ओनली इफ नहीं है, तो वैसा नहीं कह सकते। लेकिन थोड़े से लॉजिक ये लगाओगे तो उसमें ये होता है कि जैसे लीनियर फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है लीनियर, लेकिन यहाँ तो एक्स इंटू साइन एक्स है, तो ये नहीं होता। इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली या तो डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, और ये भी एक्स साइन एक्स की वजह से मुझे लग रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बट कैसे जस्टिफाई करोगे, तो या तो हम सीक्वेंस के थ्रू जाएं, है ना। तो सीक्वेंस के थ्रू ऐसा होता है कि दो सीक्वेंस लो जिसकी लिमिट सेम होती है, और मतलब तुम ऐसा सीक्वेंस लो कि मान लो x1 xn एक सीक्वेंस है yn, दोनों l पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंस जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रही है। अब तुम ये दिखा दो कि fxn एंड fyn दोनों डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है ना, दोनों की लिमिट अलग अलग है, ऐसा कुछ। इसका क्या मतलब है ना, तो ये है कि एक दूसरे को क्लोज है, लेकिन फंक्शन क्या कर रही है, तो इसका जो डिफरेंस है ना, हाँ, ये मोर देन एप्सिलॉन है फॉर सम एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है, इसका ये लेस देन डेल्टा है, तो वैसा दिखा दो कि ये है ना इक्वल नहीं है। मतलब एक्स एन वाई एन एक ही लिमिट पे जाए, बट एफ एक्स एन एंड एफ वाई एन दोनों अलग अलग लिमिट पे चली जाए, तो उस केस में तुम ये बोल सकते हो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। ये बोलते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस का, तो उससे ये आ जाएगा। दूसरा तरीका है ना, ये एक साइन एक्स, हालांकि मुझे याद है तो प्रूव कर सकते हैं इस डेफिनेशन से। मतलब तुम दिखा सकते हो कि ये नॉट है, तो कहना मतलब ये दिखा पाओगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसकी एक सिंपल सी वजह ये भी है, तुम इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जब कोई फंक्शन मान लो ऐसा होने लगे कि y के एक पॉइंट पे y के पैरेलल हो जाए, तो होगा क्या, x अगर बहुत क्लोज भी लोगे ना, तो y के बीच का गैप बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो y के पैरेलल जो हो गया। तो कोई भी फंक्शन जो अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है पैरेलल टू y, तो उस केस में वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, तो उस तरह से ही है। या तो मैं ऐसा साइन एक्स को एक्स के जैसा सोचूं तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने वाला ये डेफिनेशन से दिखाना पड़ेगा इसको, या तुम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से दिखा सकते हो कि नहीं है, एक्स एन वाई एन सेम लिमिट पे जा रही है, ऐसा दो सीक्वेंस लो, और एफ एक्स एन एफ वाई एन दो डिफरेंट लिमिट पे जा रही है, तो उस केस में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो कि इन दोनों की लिमिट सेम है और एफ एक्स एन एफ वाई एन की लिमिट डिफरेंट है, देन एफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। बाकी क्लास में मैंने कराए होंगे, देखो तब क्या लॉजिक था, अगर आंसर देख लेना। और ये तो हमने अभी डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, इसमें क्या था, टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ईच ऑफ साइज 7 फ्रॉम टू पॉपुलेशन यील्ड्स फॉलोइंग वैल्यूज। तो मान विटनी यू टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और आपको बता रखा है एच नॉट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर सेम अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है नॉट सेम, देन वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या था जी, याद है इसमें क्या करते थे हम लोग, मान विटनी यू टेस्ट में क्या करते थे। ये तो क्लास में भी रिसेंटली कराया था ना, जो नॉन पैरामीट्रिक जब करवा रहे थे। क्या होता है जी, पहले क्या करते हो, लेवलिंग,
क्या बोलते हैं उसे, रैंकिंग। तो रैंकिंग कर लो, क्या होगा फिर रैंकिंग के बाद हाँ जी। बताओ भाई, अभी तो बताए थे क्वेश्चन कैसे करोगे। रैंकिंग कर दो पहले, है ना, और रैंकिंग करके फिर उसमें क्या लेते हैं हम लोग, U1 U2 ले रहे थे, और लास्ट में क्या करते हैं, U इज इक्वल टू, ये हो रहा था ना मिनिमम ऑफ U1 U2, यही कंसिडर करते थे, U टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये चीज़ें। और U1 U2 कैसे निकालते थे आप लोग, U1 का फॉर्मूला था, U2 का फॉर्मूला था, क्या था, तो उसके लिए R1 R2 निकालना पड़ता था। अब R1 के R2 क्या है, तो जो ये पॉपुलेशन 1 है इसमें जो डेटा है उसके रैंक का सम होता था। R2 क्या है, पॉपुलेशन 2 के जो डेटा है उसके रैंक का सम होता था। फिर U1 का फॉर्मूला क्या था, ये था R1 माइनस क्या था, N1 × N1 +1/2, और ऐसे ही U2 था R2 माइनस N2 × वो तो सेम ही यहाँ पे है, दोनों में सेम ही है, तो N2 + 1/2, उससे कर लो सॉल्व। ठीक है, तो ये अभी क्वेश्चन पहले ही क्लास में कराए थे, करके देखो नहीं तो फिर पूछो। इसमें क्या है, तो ये आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है।
कंसिडर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल दिस, एंड आपके पास जो पैरामीटर्स हैं, एप्सिलॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 0 वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा नॉर्मल पैरामीटर। सपोज 52 ऑब्जर्वेशंस, y x1 x2 x3 yields sum of square due to regression 18.6। देखो सब डेटा गिवन है, बस फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्या बोल रहा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, तो ये आपके पास है 18.6। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ये दे रखा है 79.23, और 52 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मतलब n 52 है जी। और so for the testing this against this, the value of the test statistics based on the one way ANOVA, आई थिंक वन वे एनोवा अब नहीं है आपके सिलेबस में, ये जब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट सिलेबस में था, इसलिए 2022 के पहले सिलेबस थोड़े डिफरेंट थे, क्योंकि सिलेबस रेगुलर अपडेट होता रहा है। तो आई थिंक वन वे एनोवा अब सिलेबस में नहीं है ये ऐसे, हालांकि रिग्रेशन मॉडल का है। तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा, कोई बताओ जिनको याद है, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक? लेकिन अब सिलेबस में है, आई थिंक एनोवा तो नहीं है हमारे गेट के सिलेबस में अब, मे बी रिग्रेशन का है ना, मल्टीपल रिग्रेशन का। अच्छा मल्टीपल रिग्रेशन में है, ओके। तो सर ने कराया, क्योंकि मैंने कराया नहीं इसलिए मुझे देखना पड़ेगा ना। तो देख लेना जो फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला लगाना है, जस्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, बस यही तो लगाने हैं। ठीक है, जैसे बता रहा अपनी ना, फॉर्मूला तो मुझे अभी याद है नहीं, देख लेना फॉर्मूला जो भी है ये भेज देंगे, क्योंकि क्लास में सर ने कराया होगा, मुझे देखना पड़ेगा भाई। इसमें क्या है, 53, सपोज रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 इज टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो ये तो बीटा 2 1 है ना, ऐसा कुछ। और p इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन, तो लार्जेस्ट मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, तो सैंपल साइज 3 है, सो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एटलीस्ट ट्वाइस एज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है ना। तो इसमें काम करना, फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो, और उससे आ जाएगा, एक फॉर्मूला आता है ना फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ज्वाइंट पीडीएफ का, तो वो लिख के फिर आप इस इंटरवल पे आप इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा। तो यहाँ बस आपको लिखना है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ज्वाइंट पीडीएफ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ x लेस देन y होगा, और उस बेसिस पे, उस रीजन पे फिर आप इस पे जो भी पीडीएफ आएगा डबल इंटीग्रेट कर लो ज्वाइंट पीडीएफ को, तो उससे हो जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, अगले क्लास में इसका डाउट क्लास होगा, तो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उसका देखेंगे हम लोग। इसमें क्या है, इसमें आपको दे रखा है y लीनियर मॉडल, y बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन with the fitted value of the data where epsilon normal distribute this, y hat denote the ordinary least square estimate of y at x बराबर 6, the variance of y नॉट हैट c सिग्मा स्क्वायर। तो ये सब रिग्रेशन में कराया है क्या, क्योंकि लीनियर मॉडल तो है नहीं मुझे लगता है सिलेबस में, रिग्रेशन में ये भी था, ये अभी है सिलेबस में 2025 का सिलेबस गेट का है उसमें है, मतलब क्योंकि रिग्रेशन और मल्टीवेरिएट मैंने नहीं पढ़ाए, तो ये मैंने टॉपिक तो मुझे आइडिया है नहीं। पढ़ाया उन्होंने, जिन्होंने पढ़ाए हैं, किसने पढ़ाए थे, तन्मय सर ने, आई थिंक, मुझे लग रहा है अभी सिलेबस में शायद नहीं होगा, रिग्रेशन में अगर ये है तो अलग बात है। तो क्योंकि ये पहले था, अभी के सिलेबस में नहीं है, आई थिंक सो। वेरिएंस ऑफ c सिग्मा स्क्वायर, अच्छा, द वैल्यू ऑफ रियल कांस्टेंट c, मुझे लगता नहीं अभी शायद, अभी लीनियर मॉडल भी सिलेबस में नहीं है, गेट में नहीं है ना, तो इसको तुम छोड़ दो अभी। इसमें क्या पूछा हुआ है कि आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है 0 1 1 2 0 5 ऑब्जर्वेशन है, रैंडम वेरिएबल x
विच फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा। तो कह रहा लेट द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पी लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो मतलब इसका आपको यूएम यूई निकालने हैं, तो ठीक है ना, वो तो उससे आ जाएगा। डेल्टा आप कंस्ट्रक्ट कर लो अनबायस्ड एस्टिमेटर 1 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। एंड ये तो अनबायस्ड हो गया, कंप्लीट सफिशिएंट समेशन एक्स आई होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, है ना, और टी बता ही रखा है, टी यहाँ क्या होगा समेशन एक्स आई। तो ये भी कुछ दिन पहले कराया था क्लास में। सो यहाँ से देख लो 2 2 4 1 है ना 4 हो जाएगा, 4 ये निकाल लो कितना आता है। तो ये हो जाएगा यू एम यू ई, इसका उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी बस। तो यही अल्फा है जो आएगा अब बाद में, ठीक है ना। ई ऑफ डेल्टा गिवन दिस, अब इसको सॉल्व करके देखो तो कहने का मतलब ये आएगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू 1 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 4। और आपको पता होगा पॉइसन में जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो बाइनोमियल हो जाता है, तो बाइनोमियल से सम निकाल लो। फिफ्टी सिक्स में क्या है कि वाइल कैलकुलेटिंग स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द n ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रॉम द पेयर डेट इज फाउंड दैट xi's आर डिस्टिंक्ट फॉर ऑल, ठीक है। x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल है। तो इसका भी क्लास में फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद है डायरेक्टली हो जाएगा। समेशन ये भी है ना, रिसेंटली क्लास में कराया था। डी आई स्क्वायर आपको दे रखा है, डी आई दे रखा है, देन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपल है, पहले आप फॉर्मूला लगाओ एंड फॉर्मूला से आ जाएगा ना, 2 रिपीटेड वैल्यू है यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला लिखाया था देखो, बताओ जी, किसी को याद है फॉर्मूला? मतलब क्लास में कराया ना ये सब, जब रिसेंटली कराए थे। सब सॉल्व करके देखो ये क्लास के नोट से, अगर नहीं होता है फिर पूछो। इस तो अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे ये सब टॉपिक। सिंपल फॉर्मूला लगाना है यहाँ, रिपीटेड के लिए वहाँ पे कंडीशन था, वो पुट करना, उससे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, ये सिंपल है ये सब। ये भी कराए तो सभी हैं, ऐसे सब लग रहा है सब कराया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द बिहेवियर ऑफ द कैट आर स्टडीड फॉर अ पर्टिकुलर फूड प्रेफरेंस बिटवीन 2 फूड ए एंड बी। फॉर द एक्सपेरिमेंट 70% कैट दैट हैड फूड ए विल प्रेफर फूड ए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टीपीएम टाइप का बनेगा। एंड 50% ऑफ द कैट दैट हैड फूड बी विल प्रेफर फूड ए। Experiment is repeated under identical conditions. If 40% of the cat had food A in the first experiment, then the percentage of cats those will prefer food A in the third experiment. तो थर्ड मतलब ये P निकालो, आई थिंक ये है ना। तो यहाँ P हो जाएगा, मान लो A B देख लो जो दे रखा है, और पाई नॉट एक इनिशियल है ना, ये बता रखा है ना कि 40% ऑफ कैट हैड फूड ए, सो 0.4 होगा। तो इसका मतलब रेस्ट हैड फूड बी, तो ये ए बी है। और जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है क्या निकालना है इसमें, द परसेंटेज ऑफ कैट्स दोज विल प्रेफर फूड ए इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, और ये स्टार्ट ये पाई 1 लिखो बेटर रहेगा, क्योंकि पाई नॉट नहीं है ना। इसने बता रखा है दिस इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो पाई 1 है। तब तुम्हें थर्ड में चाहिए, सेकेंड थर्ड 2 स्टेप है। तो पाई 1 इंटू पी स्क्वायर निकाल लो, आ जाएगा, है ना। ये आएगा पाई 1 इंटू पी स्क्वायर। पी मैट्रिक्स क्या है, ए टू ए, देख लो क्या बता रखा है इसने। 70% कैट दैट हैड फूड ए विल प्रेफर फूड ए, तो 0.7 ये 0.3 हो जाएगा। और 50% फूड विल बी प्रेफर फूड ए, तो 0.50। सिंपल कैलकुलेशन है, कर लो, ठीक है। पी स्क्वायर निकालो, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, यहाँ जो आएगा वो पूछा क्या है फूड ए, तो ये हमारा आंसर होगा जो आएगा। तो पाई 1 जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करो पी स्क्वायर से, देखो क्या आता है। इसमें क्या है कि एक रैंडम सैंपल साइज 5 का है, टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ, ये आपको दे रखा है। और इफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल आर दिस, देन एमएलई ऑफ 1/8 क्वांटाइल। तो पहले तो आप 1/8 क्वांटाइल निकालो, तो CDF निकालो, और मान लो यहाँ पे मैं x है ना, इसको 1/8 रखो, x की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 क्वांटाइल आएगी, ठीक है। तो ये 1/8 क्वांटाइल होगी। पहले ये निकाल लो, ये भी कुछ फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए मान लो साई थीटा कुछ आ गया,
फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको एमएलई साई थीटा का निकालना है। तो पहले आप थीटा का एमएलई तो निकालना जानते होंगे सब लोग कि हाउ टू फाइंड एमएलई, एमएलई तो निकालना आता है ना। तो मान लो टी एमएलई है थीटा का, तो साई ऑफ टी विल बी एमएलई ऑफ साई ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये अप्रोच है, आपको सॉल्व करना है खुद से, और नहीं तो कल इसकी डाउट क्लास होगा, जाओ तो पहले क्वेश्चन नंबर भेजना, मैं देख लूंगा। तो फिर कल इसका डाउट कराऊंगा, जो रह जाए क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसका। इसमें क्या है, कंसिडर अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ। तो आपको ये गामा दे रखा है, एंड फॉर बीटा इज टू द वैल्यू ऑफ द क्रैमर राव लोअर बाउंड फॉर द वेरिएंस ऑफ एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा स्क्वायर। तो ये जैसे साई बीटा बोल दो इसको, ये बीटा स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि बाद में बीटा को 2 रखना है, दिस बेस्ड ऑन सैंपल साइज 8, तो n बराबर 8 है। तो आपको तो पता होगा ना CRLV का फॉर्मूला, ये तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द CRL, बाद में बीटा को 2 रखना है एंड में, पहले CRLV ऑफ बीटा स्क्वायर। तो बीटा एक पैरामीटर, तो क्या फॉर्मूला था, है ना, साई बीटा, ये बीटा स्क्वायर को लिखता हूँ, तो साई डैश बीटा होल स्क्वायर अपॉन आई बीटा, ऐसे कुछ था जी। और आई बीटा का फॉर्मूला लगा लो, आई बीटा क्या था, माइनस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ बीटा, उस तरह से। तो ये सब क्लास में कराई हुई चीज़ों को थ्योरी याद है, इजीली हो जाएगा, सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट में क्या है 60 में कि आपको सैंपल 4 साइज का दे रखा है, H0 है थीटा इज 1/4, H1 है थीटा इज मोर देन 1/4, और क्रिटिकल रीजन दे रखा है H0 इज रिजेक्टेड इफ दिस हैपन समेशन xi मोर देन 2। अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ठीक है। तो अल्फा तो निकाल लोगे ना आप लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, और गामा थीटा इज द पावर फंक्शन ऑफ द टेस्ट, है ना, पावर फंक्शन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 स्पेशली व्हेन H1 इज ट्रू। तो यहाँ बता रखा है द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 चाहिए। तो गामा 1/2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0। तो ये मान लो ये क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्टिंग H0 मान लो, ये बोल देता हूँ ऐसा, इसको मैं T बोल रहा हूँ ना, ये T है, इसका नाम T रख दिया मान लो। तो T मोर देन 2 व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 इज ट्रू मतलब थीटा इज 1/2, ये बता रखा है। और अल्फा तो पता ही है आपको, अल्फा कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो ये निकाल लो, है ना, एक बार थीटा को 1 रख के। और ये बर्नौली था, तो बर्नौली का सम बाइनोमियल, ये जो मैं T जिसको बोल रहा हूँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 4 थीटा जी, क्योंकि बर्नौली था। अब एक बार थीटा को हाफ रखना है, तो बाइनोमियल 4 हाफ में आपको निकालने हैं प्रोबेबिलिटी मोर देन 2, और बाइनोमियल 4 1/4 में निकालना है प्रोबेबिलिटी T मोर देन 2। अब आपको कुछ डेटा दे रखा है, डिनोट दिस इज दिस, एंड सैंपल साइज n का है नॉर्मल μ 2 है ना। तो μ 2 सिग्मा स्क्वायर 4 है, म्यू अननोन है, H0 10 और H1 में 12 है। फिर कह रहा है कि सपोज दैट टेस्ट दैट रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ, देखो यहाँ बोल रहा है सैंपल मीन x बार इज लार्ज, तो कहना ये चाह रहा है कि रिजेक्ट H0 इफ x बार इज मोर देन k, इस तरह से ये कहना चाह रहा है कि रिजेक्ट H0 व्हेन x बार इज मोर देन k। लार्ज का मतलब ये, स्मॉल लिखा होता तो लेस देन k करते। तो देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट टाइप 1 एरर इज 0.05, तो ठीक है ना, टाइप 1 एरर 0.05, टाइप 1 एरर का डेफिनेशन लगाओ, तो इससे k निकल के आएगा। और टाइप 2 एरर जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर जो है एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 है, ये है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो k निकल के आएगा, ये वाला k। और एक बार k निकल गया तो यहाँ से आपको बोला है ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, तो n मोर देन इक्वल टू समथिंग आएगा, ये निकालना। तो यहाँ से k निकलेगा इसको यूज करके, और इसको यूज करके n निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना है खुद से। यहाँ क्या है, y1 y2 yn be the order statistic of a random sample of size n from continuous distribution which is symmetric about mu।
तो आपको पता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है म्यू के, तो म्यू उसका मीन एंड मीडियन होगा। तो एक चीज़ जैसा आपको यहाँ से ये समझना है कि CDF एट म्यू जो होगा वो हाफ होगा। क्यों? क्योंकि म्यू मीडियन है। अगर कोई नंबर के अबाउट सिमेट्रिक है तो के इज मीडियन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरम है ये। तो यहाँ से ये समझ आ गया। अब यही यहाँ पे भी करना है। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी म्यू जो है y1 और yn के बीच, इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0.99 है। y1 y2 क्या है? ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो ये मैं ठीक से लिखूँ तो ये कुछ ऐसा है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स x में, ये मोर देन इक्वल टू 0.99 है। तो इसका सिंपल अप्रोच ये है कि आप कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका। तो कॉम्प्लीमेंट लोगे ना, तो ये कह रहा है कि म्यू इसके बीच है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि म्यू या तो इसके पहले होगा या इसके बाद होगा। तो ऐसा आ जाएगा कि म्यू इज लेस देन x1 और म्यू इज मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ये मोर देन इक्वल टू 0.99 ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये यहाँ पे और क्या कर सकते हो, यहाँ इसको ठीक से लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू, तो ये आ जाएगा। इसको एक लाइन अगर और यहाँ लिख दूँ मैं, तो ये 1 माइनस ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मिनिमम मोर देन म्यू है। तो इसका मतलब ईच रैंडम, देखो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 1 है, ये रैंडम वेरिएबल 1 लिख रहा हूँ। दिस इज मोर देन म्यू, इसकी पावर आ जाएगी पूरे की n। और यहाँ पे क्या है? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन म्यू, मतलब मैक्सिमम इज लेस देन म्यू, तो ईच विल हैव टू बी लेस देन म्यू। तो x1 लेस देन म्यू, इसकी पावर n हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से 1 माइनस, और यहाँ से मैं लिखना चाह रहा था कि x लेस देन म्यू भी हाफ है और x मोर देन म्यू भी हाफ है। क्यों भाई? क्योंकि म्यू मीडियन है और ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो CDF हाफ होगा एग्जैक्टली, मतलब सॉरी ये म्यू हाफ होगा एग्जैक्टली वो। तो लेस देन म्यू हाफ, मोर देन म्यू हाफ। तो कहने का मतलब ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। क्या यहाँ से n निकाल पाओगे? जो पूछना चाह रहा है देख लो। x1 मोर देन म्यू हाफ, x1 लेस देन म्यू हाफ। क्यों? क्योंकि म्यू मीडियन है इसीलिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके n निकालो। 63 में क्या है? ये कह रहा है कि P(x,y,z) पॉइंट है विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन। अच्छा, नियरेस्ट टू द ओरिजिन एंड लाइज ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस दिस एंड दिस। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट P। तो मान लो P(x,y,z) डिस्टेंस क्या होगा? यही है, 3 वेरिएबल फंक्शन है, इसको रिड्यूस कर लो आप 2 वेरिएबल में। तो इसको जब आप रिड्यूस करोगे कम वेरिएबल में, कैसे रिड्यूस होगा? इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो। सो P(x,y,z) इज अ पॉइंट विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन एंड लाइज इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस दिस एंड दिस। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा? ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P, तो मैंने z की जगह वहां से रख दिया 1 माइनस x माइनस वाई दिस। और x,y,z इसको सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर क्वेश्चन हो गया ना उस तरह से। तो यहाँ पे क्या करना होगा? हमें करना है मिनिमाइज ना, तो मिनिमाइज d, ये जो d है डिस्टेंस, या d² लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x² प्लस y², 1x माइनस वाई माइनस, है ना, मतलब ये सब्जेक्ट टू वो लाग्रांज मल्टीप्लायर है ना, उस पे है ये लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पे। सब्जेक्ट टू एक कंडीशन हमने यूज नहीं किया, वो ये वाला कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है, तो दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आता xy प्लस 5 इज इक्वल टू
1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको ठीक से लिखोगे तो आएगा सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ, या प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ना। एक मिनट इधर ले आओ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मतलब इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो ये एक्स इधर आ गया, वाई इधर आ गया, एक्स वाई 5 माइनस 1 4, एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, है ना। तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड लगाओ, देखो ट्राई करके। नेक्स्ट जो है 64 में ये कह रहा है आपसे कि एक्स वाई विद रैंडम वेरिएबल सच दैट एक्स यूनिफॉर्म 0 4 है और y गिवन x यूनिफॉर्म 0 एक्स स्क्वायर बाई 4 है, तो e ऑफ वाई स्क्वायर बताओ। तो आपको पता होगा कि e ऑफ वाई स्क्वायर गिवन x, है ना, यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ से e ऑफ वाई स्क्वायर गिवन x आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितना आएगा ये आएगा वेरिएंस ऑफ y गिवन x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका वेरिएंस लिख सकते हैं ना, b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो ये लिख लीजिए। इसका मीन भी लिख सकते हैं प्लस b बाई 2, ये लिख लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा ये वैल्यू, अब यहाँ रख दो, तुम्हें सिर्फ x बचेगा और इसको सिंप्लीफाई करके ये निकाल लो। तो ये हिंट है आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके पहले ये क्वांटिटी निकालो और यहाँ डबल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा के इससे आ जाएगा। लास्ट में ये क्या है, एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल है दिस, तो म्यू आपको दे रखा है दिस एंड सिग्मा ये है। पूछ रहा है बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दिस, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट है ना मल्टीवेरिएट में, जैसे बाईवेरिएट नॉर्मल में फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ भी है, तो उससे कर सकते हैं सॉल्व। तो इसका डायरेक्टली मल्टीवेरिएट में फॉर्मूला है कि जो गिवन है ना वेक्टर, उसको सीधा सीधा यूज कर लो। एक्स नहीं तो प्रॉपर उससे जाना है तो जब भी कर सकते हो। याद है फॉर्मूला इसका, मैं कह रहा हूँ मल्टीवेरिएट है ना, क्योंकि मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए पता नहीं, जो टीचर जैसे पढ़ाया है उस तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि मैं अपने तरीके से सॉल्व कर दूंगा ये है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं जो करूंगा वही पढ़ाया होगा उन्होंने। जैसे नॉर्मली आप लोग है ना, जैसे इस तरह से फॉर्मूला जो बाई वेरिएट में होता है x1 गिवन x2 इज इक्वल टू x2, मैं बाई वेरिएट का बता रहा हूँ, बाई वेरिएट ये ट्राई वेरिएट नॉर्मल है। तो उस तरह से यहाँ भी फॉर्मूला है मैट्रिक्स के फॉर्म में कि क्या गिवन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मूला उससे हो जाएगा। तो इसका जैसे आता था, मान लो x1 है तो ये μ1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 x2 माइनस μ2, है ना। तो ये तो हो गया बाई वेरिएट नॉर्मल में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। तो वैसे ही मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मूला है, क्लास में देखो जो सर ने लिखाए हैं वो यूज़ करो और फाइंड करो। अगर नहीं होता है तो कल मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम ये सब पूछ सकते हो डाउट में, कोई कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैंने रफली आपको आइडिया दिया है, मैं सॉल्व तो नहीं किया हूँ, मैंने हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको हिंट दिए हैं और यह एक आइडिया बताया, सॉल्व करना है। क्लास में जो चीज़ कराई गई क्लास की चीज़ रिवाइज कर लो, देखो उसके वजह से हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो कल इसका डाउट डिस्कशन होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए होंगे कल उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम अगले पेपर पे आएंगे, है ना। तो अभी तक हमने 2024, 23 और 22 का डिस्कस किया, कल इसका डाउट डिस्कशन होगा। आप पूरा 1 से लेकर 65 तक खुद से सॉल्व करो और नहीं होता है तो क्लास नोट जो सर ने कराया पहले उसका हेल्प लो, क्लास में कराया होगा वो देखो, नहीं समझ आता फिर डिस्कस करो। तो कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि ये पेपर आपको सॉल्व करके आना है, 2022 वाले पेपर पूरा कंप्लीट करके आना है, फिर उसके डाउट होगा, उसका 22 का हो जाएगा तो फिर हम 2021 का भी सॉल्व करेंगे उसके बाद, ठीक है जी। ठीक है चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।